हॉलीवुड स्क्रीन प्रेजेंटिंग बूदिका। आज की कहानी एक ऐसी रानी की होने वाली है जिसका अपना सब कुछ खो जाने के बाद भी उसने दुश्मनों से लड़ना नहीं छोड़ा। ये कहानी है बूदिका और उसके संघर्ष की, जिसने रोमन साम्राज्य की सेना से युद्ध करके अपने लोगों को उनका हक दिलवाया। ये बात है साल 60 एडी की, जिस समय तक रोमन एम्पायर ने ज्यादातर यूरोप को जीत लिया था, लेकिन कुछ जगह अभी भी ऐसी थी जो उनके कब्जे से बाहर थी। उन्हीं में से एक है ब्रिटानिया, जो एक शांति प्रिय कबीला है। खैर, दूसरी ओर रोमन की सेना बड़ी बेरहमी से ड्रुइड कबीले के 300 लोगों को मार देती है, क्योंकि इन ड्रुइड्स का मानना था कि एक देवी आएगी जो उनको रोमन सेना के अत्याचार से आजाद करेगी। इसीलिए मरने से पहले सभी ड्रुइड्स अपनी कुल देवी से लगातार प्रार्थना कर रहे होते हैं। इसके बाद सेनापति पॉलिनस अपने राजा को इन हत्या के बारे में बताते हुए ड्रुइड्स के द्वारा कही गई गॉडेस वजीर वाली बात को भी बता देता है, जिसको सुनकर राजा हर उस औरत को मार डालने का फैसला करता है जो रानी या किसी भी पावरफुल पोजीशन पर दावा करती है। दूसरी ओर हम ब्रिटानिया नाम की जगह पर आइसनी की एक ट्राइब को देखते हैं। ये कबीला अपने राजा प्रेजुटेगस, रानी और इनकी 2 बेटियों के साथ काफी खुशी से रह रहा होता है। लेकिन एक सुबह सियारन नाम का एक योद्धा आकर अपने राजा को बताता है कि रोम अपना एक नया सेनापति भेज रहा है जो ब्रिटानिया को कुछ खास पसंद नहीं करता है। एक दिन रानी अपनी दोनों बेटियों के साथ मार्केट जा रही होती है कि तभी वो रास्ते में कुछ लोगों की बॉडी को पेड़ पर टंगे हुए देखती है। उनको देखने के बाद रानी अपनी बेटियों को बताती है कि शायद इनकी कुछ गलती रही होगी, इसीलिए लोगों ने इनको मार दिया होगा। लेकिन तभी रानी की एक दासी उन्हें बताती है कि ये क्रिश्चियन थे और यही इनकी गलती थी। दरअसल रोमन लोगों को क्रिश्चियनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रानी वहाँ से निकलकर मार्केट पहुँचती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रिनोवेंट कबीले योद्धाओं की एक टुकड़ी खड़ी हुई है। तभी अचानक उनमें से एक योद्धा रानी को देखकर उनके सामने अपना सर झुकाकर उसको अपनी गॉडेस बूदिका कहकर बुलाता है। वहाँ खड़े उसके बाकी साथी भी ऐसा ही करते हैं, मगर तभी ये सब एक रोमन व्यक्ति देख लेता है और वो रानी को अपने साथ रोमन गार्ड्स के सामने ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन वो लेडी जो सर को झुकाए हुए थी उस आदमी का हाथ काटकर अलग कर देती है और देखते ही देखते उसके सर को भी धड़ से अलग कर देती है। मगर जल्दी वहाँ पर रोमन गार्ड्स आने वाले होते हैं, इसीलिए सभी लोग वहाँ से भाग खड़े होते हैं। जल्द ही आइसनी का राजा रोमन सैनिकों को समझाकर मना लेता है, लेकिन फिर भी सजा के तौर पर रानी अब 1 साल के लिए मार्केट नहीं जा सकती। रानी अपने हस्बैंड से पूछती है कि उस योद्धा ने मुझे बूदिका कहकर क्यों बुलाया। राजा उसे समझाता है कि ऐसा शायद तुम्हारे बारबेरियन ब्लड की वजह से है, यानी कि रानी योद्धाओं के परिवार से है। अगली सुबह रानी अपनी बेटियों के साथ तलवारबाजी सीख रही होती है। उसी समय राजा वहाँ पर आ जाते हैं, जो देखते ही समझ जाते हैं कि इन तीनों में से किसी को भी तलवार चलाना नहीं आता है। ये सब सियारन भी देख रहा होता है, लेकिन जल्दी वो वहाँ से चला जाता है। रानी नोटिस करती है कि सियारन का मूड ज्यादातर खराब ही रहता है। दरअसल सियारन ने एक युद्ध के दौरान अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था, इसलिए वो अब ऐसा ही रहता है। उसके जाते ही रानी लकड़ी की बनी तलवार से राजा पर हमला कर देती है और तब राजा को रियलाइज होता है कि रानी तो उसकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। फाइनली राजा उसको सच बताने का फैसला करते हुए एक तलवार देता है, जिसे उसके ससुर ने उसको दहेज के रूप में दिया था। ये एक खास किस्म की तलवार है, क्योंकि ये तलवार देवी बूदिका की है, जिसे कई सारे जादू के इस्तेमाल से बनाया गया है। समय समय पर इसका रंग बदलता रहता है और एक चिंगारी सी उठती है। अगले दिन प्रोक्यूरेटस कैटस आइसनी घूमने आता है। आइसनी का राजा प्रोसोटेगस उसकी अंगूठी चूमकर उसका स्वागत करता है। खाना खाते समय सभी कबीलेवासी ऐसे बिहेव करते हैं कि मानो केटस के आने से वो कितने खुश हैं। वहीं केटस लगातार बीच बीच में उनकी सभ्यता और उनके महल के बारे में काफी भली बुरी बातें करता है, जिस बात का सभी लोगों को काफी बुरा लगता है। उसकी बातों से साफ समझ आता है कि प्रोक्यूरेटर बिल्कुल भी इन लोगों की इज्जत नहीं करता है और वो इन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह देखता है। उसके जाते ही प्रेसुटेगस अपने लोगों को कहता है कि हमारी एक छोटी सी गलती के लिए वो हमें खत्म कर सकता था। इसीलिए राजा सियारन से कहकर अपने लोगों को इकट्ठा करके प्रोक्यूरेटर की टुकड़ी पर हमला कर देते हैं। कुछ समय बाद सियारन वापस आता है, मगर एक बुरी खबर के साथ। वो रानी को बताता है कि युद्ध के दौरान कैटस के लोगों ने राजा को घेरकर मार डाला। इस बात से रानी काफी दुखी होती है और अपने लोगों पर चिल्लाती है, क्योंकि अब कबीले का कोई राजा नहीं था। इसीलिए रानी उन सभी का नेतृत्व करने का फैसला करती है। सियारन इस बात से खुश नहीं लगता है कि तभी वहाँ पर प्रोक्यूरेटर कैटस आ जाता है, जो रानी से कहता है कि रोम के राजा नीरो के शासन में कोई भी औरत राज नहीं कर सकती है और उस पर इल्जाम भी लगता है क्योंकि रानी ने उसको रिश्वत देने की कोशिश की होती है। इसीलिए तुम्हारी सारी जमीन पर अब रोम का अधिकार है। तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को कोड़े मारे जाएंगे और बंदी बनाया जाएगा। अब ये सब सुनकर रानी बहुत ज्यादा डर जाती है।
प्रोक्यूरेटर के कहने पर रोम के सैनिक उसके कपड़े फाड़कर उसे पेड़ से लटका देते हैं और कोड़े मारकर उस पर गुलामी के निशान बना देते हैं। सभी कबीले वाले ये सब देख रहे होते हैं, पर कोई कुछ कर नहीं सकता था। शाम को त्रिनोवांते योद्धाओं की एक टुकड़ी रोमन्स पर हमला कर देती है और रानी को वहां से बचा कर ले आती है। रानी काफी बुरी तरह से घायल होती है, इसलिए वो लोग उसका इलाज करते हैं। होश आने पर रानी अपनी बेटियों के बारे में पूछती है तो वो लोग उसको बताते हैं कि वो अब नहीं रही, यानी कि उस सजा के दौरान ही रानी की दोनों बेटियों की मौत हो चुकी है। ये सुनकर रानी को यकीन ही नहीं होता और वो वापस बेहोश हो जाती है। कुछ दिनों बाद रानी ठीक होकर टेंट से बाहर आकर देखती है कि कबीले के कुछ बच्चे बाहर युद्ध कला सीख रहे हैं। वहाँ पर वो दो लड़कियों को देखती है और उनको अपनी बेटी समझने लगती है। वो लड़के रानी को बताती हैं कि उस कबीले के लोग उसे अपना नेता समझ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो रोमन्स के खिलाफ हो रहे युद्ध में उनका साथ देगी। रानी ये बात मान लेती है और खुद भी युद्ध कला सीखने लग जाती है। वो लोग उसको देवी बूदिका की तलवार देते हैं, जिसे रानी को उसके पति ने दिखाया था। तभी वहाँ पर एक दूसरे कबीले का मुखिया वोल्फगार आता है। वो रानी को देखकर उसका मजाक बनाता है और कहता है कि वो ऐसे इंसान के पीछे लड़ने नहीं जाएगा जिसे खुद लड़ना ना आता हो। वो रानी की तलवार का मजाक उड़ाते हुए उसे तालाब में फेंक देता है। रानी तलवार को लेने के लिए उस तालाब में कूद जाती है। काफी देर पानी से बाहर ना आने पर सबको लगता है कि उसकी वहां पर मौत हो गई, लेकिन तभी अचानक रानी तलवार लेकर वापस आ जाती है और सभी ये देखकर काफी हैरान रह जाते हैं कि तलवार एकदम ठीक हो चुकी है। ये देख सभी लोग उसके सम्मान में उसके सामने झुक जाते हैं। सीन बदलता है और हम देखते हैं एक रस्म को, जिसमें सभी कबीले बूदिका यानी उस रानी को अपना नेता मान चुके हैं। बूदिका भी अपनी जमीन को रोमन से आजाद करने की कसम खाती है। 2 दिन बाद वहां से रोमन सैनिकों की एक टुकड़ी निकलने वाली होती है, इसलिए बूदिका उन पर हमला करने का सुझाव देती है। इस पर वोल्फगार कहता है कि वो टुकड़ी बहुत बड़ी है और वो अपने सिपाहियों की जान को खतरे में नहीं डालेगा। बूदिका अकेले ही उन पर हमला करने का फैसला कर लेती है। रानी अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ अकेले युद्ध करने जाती है, लेकिन वहाँ पर वोल्फगार भी अपने सैनिकों के साथ पहुंच जाता है। ये देखकर रानी को काफी खुशी होती है। 2 दिन बाद जब रोमन सैनिकों की टुकड़ी वहां से निकलती है तो बूदिका हमला करने के लिए उनके सामने चली जाती है। सियारन, जो कि अब रोमन सैनिक बन चुका है, वो अपनी रानी के इस बदले हुए हुलिये को नहीं पहचान पाता और उसके नजदीक आने पर रानी अपनी तलवार से उसको मार डालती है। उधर वोल्फगार और उसके सैनिक भी रोमन टुकड़ी पर हमला करके सभी रोमन सैनिकों को मार डालते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बूदिका अपने पति और परिवार को याद करके अपना आपा खो देती है और बार बार सियारन के सीने में तलवार मारती रहती है, जिसको देखकर वोल्फगार उसको शांत करता है। वो लोग सभी रोमन सैनिकों का सर भाले पर लटका देते हैं और उनका सारा सामान ले लेते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि कबीले में कुछ बोने यानी कि ड्वार्फ्स आते हैं। वो बूदिका को बताते हैं कि उसे देवी बनने के लिए एक रस्म करनी होगी। उस रस्म में बूदिका को कैटस का खून पिलाया जाता है। वोल्फगार बूदिका से प्यार करने की कोशिश करता है, पर वो मना कर देती है। उससे कहती है कि वो सिर्फ अपने पति से प्यार करती है। जिसके बाद हम आगे देखते हैं कि उन बोनों के कबीलों की एक बूढ़ी औरत बूदिका को जिंदगी का मतलब समझाते हुए उसको बताती है कि तुम्हारी बेटियां भले ही मर चुकी हों, लेकिन वो तुम्हारी यादों में आज भी जिंदा है। इसी वजह से तुम्हें अपनी बेटियां नजर आती हैं। अगली सुबह बूदिका उठकर वोल्फगार से पूछती है क्या उसे भी उसकी बेटियां नजर आ रही हैं। यहाँ धीरे धीरे बूदिका को समझ आता है कि उसके परिवार के सभी लोग मर चुके हैं। ये सब जानकर बूदिका काफी बीमार हो जाती है। अभी भी उसे उसकी बेटियां नजर आती हैं, पर वो समझ चुकी है कि ये सच नहीं है। उस बूढ़ी औरत ने बूदिका को ये भी बताया था कि उसका अंत नजदीक है, लेकिन जाने से पहले वो एक बड़ी सेना का नेतृत्व करेगी। कुछ समय बाद बूदिका एक बड़ी सेना के साथ कैमेलो नामक शहर पर हमला करने आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोमन्स ने इस शहर के सभी आम लोगों को मार दिया है और अब यहाँ पर रोम के कुछ खास सैनिक ही रहते हैं। बूदिका और उसकी सेना वहाँ पर एक घातक हमला करती है, जिसमें सभी रोमन्स को मारकर वो पूरे शहर को आग लगा देती है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि अगली सुबह बूदिका के सैनिक अपने चेहरे पर गुलामी का वही निशान बनवा रहे होते हैं जो सजा के दौरान बूदिका के चेहरे पर बना दिया गया था। उन्हें देखकर बूदिका उनसे पूछती है कि क्या उन्हें इस निशान का मतलब पता है। वोल्फगार उसको बताता है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए तो ये बूदिका का साथ देने का निशान है, क्योंकि ऐसा निशान उसके चेहरे पर भी था।
तब बूदिका को याद आता है कि वो निशान उस पर केटस ने बनाया था। कुछ समय बाद बूदिका और उसके सैनिक रोमन की एक और टुकड़ी पर हमला करके सभी रोमन्स को मारकर जीत हासिल कर लेते। धीरे धीरे बूदिका की सेना बड़ी होती चली जाती है। समय के साथ बूदिका और उसके लोग लंदन पर हमला करने का फैसला करते हैं। वहां वो रोमन सैनिकों को बुरी तरह से मार गिराते हैं। इन सभी हमलों की वजह से रोमन्स का राज कमजोर होता जा रहा था। रोम के लोग राजा के खिलाफ विद्रोह करते हुए घरों को आग लगा देते हैं। इस अफरा तफरी में रोम का सेनापति रोम के राजा नेरो के पास युद्ध के बारे में सलाह लेने के लिए आता है। नेरो खुद अभी एक जवान लड़का है। कहता है कि उसको नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक संगीतकार हूँ, ना कि एक योद्धा। और ये कहकर वो खुद को एक चाकू से मार लेता है। राजा की मौत की खबर बर्तानिया तक पहुँच जाती है। वोल्फगार को पता था कि वो लोग बदला लेने जरूर आएंगे, इसीलिए वो बूदिका को समझाता है अभी सर्दियां आ रही हैं, इसलिए उन्हें उत्तर में जाना चाहिए। वसंत में और लोगों के साथ फिर से वापस आएंगे। पर बूदिका लड़ना चाहती है। इस पर वोल्फगार कहता है कि वो अपने सैनिकों की जान बार बार खतरे में नहीं डालेगा और अपने लोगों को लेकर वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह बूदिका सिर्फ एक कबीले के लोगों को अपने साथ युद्ध लड़ने के लिए ले जाती है, लेकिन इस बार रोमन्स को भी पता होता है कि वो लोग हमला करने के लिए आने वाले हैं। इसलिए रोमन्स जाल बिछाकर बूदिका के लोगों को बहुत बेरहमी से मार डालते हैं। ये सब देखकर बूदिका अपने बच्चों से मदद मांगती है, लेकिन वो तो बस उसकी इमेजिनेशन है। बूदिका लाचार होकर नहीं मरना चाहती थी, इसीलिए वो लड़ती है और तभी पीछे से उसे वोल्फगार की आवाज सुनाई देती है, जो कि अपने साथियों को लेकर उसकी मदद के लिए आ जाता है। तभी बूदिका को अपने बच्चों की आवाज सुनाई देती है और वो उससे कहते हैं कि वो कुछ भी कर ले, अंत में उसको मरना ही होगा। अब ये सब सुनकर बूदिका का ध्यान भटक जाता है और एक तीर आकर उसको लग जाता है। रोमन्स इस मौके को देखते ही उसको घेर लेते हैं और एक साथ अपनी तलवार से बूदिका को मार डालते हैं। अपने अंतिम समय में बूदिका को अपने परिवार और उनके साथ बिताए खुशी के पल याद आते हैं। कहानी के एंड में हमको ये दिखाया जाता है कि बूदिका और उसकी बेटियों का स्टैच्यू आज भी लंदन में मौजूद है और लोग उनको आज भी बहुत इज्जत देते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि रानी बूदिका की कहानी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल इस कहानी में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई मजेदार कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।